हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे एफएम के चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने एक क्लास पर लिया था भैया। एक क्लास से भैया हमने बेसिक कुछ तो नहीं सीखा था, लेकिन भी हम लोग कुछ फॉर्मूले सीखे थे। लाइक इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम कहने का मतलब है जो इक्विटी वालों के लिए अर्निंग अवेलेबल है वो। वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकालते हैं, जो हम लोग डेप्ट डेप्ट वाले को जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और फॉर्मूला है, जो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी आया और जो वैल्यू ऑफ डेप्ट आया दोनों को प्लस कर देंगे तो भी हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला भैया मैंने आपको करने बोला था, और ये चार फॉर्मूला से भैया हमने नेट इनकम अप्रोच तो कर लिया था। ये चार फॉर्मूला की मदद से हम लोग नेट इनकम अप्रोच एकदम अच्छे से कर लिए थे। जो हमारा था ना, बोला था ना कैपिटल स्ट्रक्चर के चार थ्योरीज है। कैपिटल स्ट्रक्चर के चार थ्योरीज है। सबसे पहले था नेट इनकम अप्रोच। भैया नेट इनकम अप्रोच के लिए हमने चार फॉर्मूला लगाया था, चारों से सीख लिया था। भैया आज हमारा क्या डेट है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्या भैया हमें इसके लिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए कुछ अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एकदम नहीं। जो हम लोग ये फॉर्मूला सीखे सिर्फ और सिर्फ सेम और सेम यही फॉर्मूला से हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी बन जाएगा। सेम और सेम यही फॉर्मूला से हम लोग अपना नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का भी सम्स कर लेंगे। तो चलिए भैया एक बार करके दिखाइए। चलिए, हम लोग का नेट इनकम अप्रोच तो हो गया था। भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। भैया मैं आपको एकदम थ्योरी में लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोग को सेम टू सेम फॉर्मूला से नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जो जो सम्स है मैं आप लोगों को सम्स करवा दे रहा हूँ। उसके बाद भैया मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो हम लोग डायरेक्ट सम्स करते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 591, पेज नंबर 591 इलस्ट्रेशन 1 हम लोग डायरेक्ट सम्स करते हैं। हाँ, फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। पेज 591 में इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलता है ब्लिस लिमिटेड हैज एन EBIT ऑफ 4 लाख। अच्छी बात है, बड़ा EBIT हमें दिया हुआ है 4 लाख का। जो जो डेटा दिया हुआ हम लोग डेटा उतार लेते हैं। हाँ, EBIT हमें दिया हुआ है 4 लाख का एंड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास ऑफ 10%। बोला रिस्क क्लास है इसका 10%, दैट मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो भैया याद रखना, ये रिस्क क्लास का मतलब ही आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम में दे सकता है, याद रखना। तो हमें क्या देके रखा है भैया, KO। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO देके रखा है, KO देके रखा है 10% का। भैया कुछ दिमाग में चल रहा है, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। ये दोनों का मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म, तो भैया निकाल सकते हैं। आगे भैया क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। बोला हमें इक्विटी कैपिटल वैल्यू ऑफ इक्विटी हमसे पूछ रहा है। हाँ, इफ इट एम्प्लॉयज 5% डेप्ट। बोला अगर मेरी कंपनी में डेप्ट कितना हो, अगर मेरी कंपनी में डेप्ट कितना हो, 5% डेप्ट। बोला इफ इट एम्प्लॉयज 5% डेप्ट। 5% डेप्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो 5% डिवेंचर। 5% डेप्ट कहने का क्या मतलब है, मान लो 5% डिवेंचर। तो भैया 5% डिवेंचर, ये 5% को हम लोग KD बोलते हैं ना, जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। तो भैया 5% हमें क्या देके रखा है, डेप्ट का परसेंटेज देके रखा है कि इफ इट एम्प्लॉयज, अगर कंपनी ने रख के रखा है 5% वाला डेप्ट। 5% वाला डेप्ट कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी डिवेंचर है या कुछ भी है तो उस पर आप 5% का इंटरेस्ट देते हो। तो भैया क्या उसको हम लोग एक तरीके से कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोल सकते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 40% और 50% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ 20 लाख। सुनो, बोला मेरा टोटल कैपिटल 20 लाख का है। क्वेश्चन में बोला मेरा टोटल कैपिटल 20 लाख का है और 20 लाख में मैंने 30%, 40% और 50% डेप्ट रख के रखा है। तो भैया इतना अगर डेप्ट रख के रखा है, अगर 30%, 40%, 50% अगर आप डेप्ट रख के रखते हो, अगर 30%, 40%, 50% अगर आप डेप्ट रख के रखते हो, तो बाकी आप इक्विटी रख के रखते हो, है ना। टोटल कैपिटल है 20 लाख। मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में ही बताया था कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हमारा दो ही बात होगा, आइदर डेप्ट आइदर इक्विटी। यहाँ पर रेफरेंस या रिटेन अर्निंग्स नहीं आता, खाली डेप्ट इक्विटी। तो भैया 20 लाख में से 30% आपका डेप्ट है, एक केस में आपका डेप्ट है 40%, एक केस में आपका डेप्ट है 50%। तो भैया बाकी आपका इक्विटी हो गया। एज्यूमिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अप्लाइज। ठीक है, तो भैया ये लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला एकदम सेम है। हमें निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। हमें क्या निकालने बोला है
कि भैया हमारा इक्विटी का वैल्यू क्या होगा, हमें अकॉर्डिंगली ये निकालना है कि हमारा इक्विटी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमारा इक्विटी का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन एकदम समझ आया। हमें सबसे पहले ईबीआईटी दे दिया, हमें केओ दे दिया, हमें ईबीआईटी दे दिया, हमें केओ दे दिया, हमसे वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछ रहा है और हमें डेप्ट का डिटेल दे दिया। हमें क्या दे दिया भैया, डेप्ट का डिटेल दे दिया, डेप्ट का डिटेल दे दिया। ठीक है, तो भैया हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विटी का वैल्यू। भैया हम लोग थोड़ा अगर अपने आप को फॉर्मूला में समराइज करें, हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला था, हमारे इक्विटी का हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी जो भी था उसका फॉर्मूला क्या था भैया, हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला था, नेट इनकम। नेट इनकम मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग निकाल लेंगे क्या, मेरे ख्याल से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ईबीआईटी पता है, हमें डेप्ट पता है, टोटल कैपिटल में से इतना रुपया का डेप्ट है, इतना रुपया में से इतना का इंटरेस्ट जाएगा। भैया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो निकाल लेंगे, लेकिन भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता और ये नहीं पता, दो चीज अभी भी नहीं पता। मैं आपको कह रहा हूँ वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हम लोग निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म हमें पता है, देख लो इस केस से देख लो, हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा ना, ये दो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें पता है, वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें पता है, तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकल जाएगा, कोई हार्ड बात नहीं है, कोई हार्ड बात नहीं है। सबसे पहले तो चलो हम लोग ये निकालते हैं, चलो एक एक स्टेप करके सबसे पहले तो हम लोग ये निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। टैक्स वगैरह कुछ है नहीं ना, नहीं, देखो मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा केस में 3 ठो केस है, हमारा सम्स में 3 ठो केस है, देखो ना, अगर 30% हुआ, 40% हुआ या 50% आपका डेप्ट हुआ टोटल कैपिटल का, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी इक्विटी वाले का क्या अर्निंग है। सबसे पहला केस देखो, ये तो हो गया पर्टिकुलर्स। इफ डेप्ट हमारा कितना है भैया, 30%। इफ डेप्ट हमारा 40% है ना, और इफ डेप्ट हमारा 50%। 3 ठो हमारा केस है, इफ डेप्ट हमारा 30%, इफ डेप्ट हमारा 40%, इफ डेप्ट हमारा 50%। तो डेप्ट हमारा अगर 30% है तो मेरा डेप्ट का अमाउंट क्या है ये बता दो भैया। 20 लाख का आपका टोटल कैपिटल है, 20 लाख का आपका टोटल कैपिटल है, 20 लाख में 30% अगर आपका डेप्ट है तो आप कहना चाह रहे हो आपके कंपनी में 6 लाख का डेप्ट है ना। 20 लाख का अगर 40% डेप्ट है तो आप कहना चाह रहे हो आपके कंपनी में 8 लाख का डेप्ट है। 20 लाख का 50% डेप्ट है तो आप कहना चाह रहे हो आपके कंपनी में 10 लाख का डेप्ट है कि नहीं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। भैया ईबीआईटी हमें कितना गिवन है भैया, तीनों ही केस में मेरा ईबीआईटी 4 लाख है, तीनों ही केस में मेरा ईबीआईटी कितना, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हो गया। भैया ईबीआईटी में से हम लोग क्या पेमेंट कर देते हैं, ईबीआईटी में से हम लोग सबसे पहले क्या पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। चलो इंटरेस्ट पेमेंट करो, मेरे को इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है, जो मैंने डेप्ट रख के रखा है उस पर आप इंटरेस्ट तो पेमेंट करोगे। मैंने बोला था 5%, हमें क्वेश्चन में गिवन था इफ इट एम्प्लॉयज 5% डेप्ट। 5% डेप्ट कहने का मतलब है कि 5% का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, 5% का। तो क्या हम लोग 5% का इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। मेरी कंपनी में अगर 6 लाख का डेप्ट है, तो 6 लाख का 5% कितना होता है भैया, 30,000 का यहाँ इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया। अगर मेरी कंपनी में 8 लाख का डेप्ट है तो 8 लाख का 5% कितना हुआ, हाँ मैंने 30% क्यों लिख दिया, 30,000 होगा। तो भैया 8 लाख का 5% क्या होता है, 40,000 का आपका इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। और भैया अगर आपकी कंपनी में 10 लाख का डेप्ट है तो 10 लाख का 5% कितना हुआ, 50,000 का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है ना। चलो पेमेंट कर दिया, हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। तो इसके बाद आपका क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना आया भैया, यहाँ आया 370, यहाँ आया भैया 360, यहाँ भैया आया हमारा 350 भैया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है भैया, टैक्स माइनस करना होता है। क्या हमारे केस में टैक्स एकदम गिवन है, 1 रुपया का हमें टैक्स गिवन नहीं है। तो भैया यही हमारा क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या आप बोलो
तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या आप बोलो तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि हमें टैक्स गिवन ही नहीं है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, किस किस को मेरा इतना बात क्लियर है? चलो भैया मेरा यहाँ तक तो निकल गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल गया ना। मेरा पहला केस तो खत्म हो गया। मेरे को तीनों केस में ये पता चल गया कि मेरे इक्विटी वालों ने क्या क्या अर्निंग कमाया, मेरे इक्विटी वालों ने क्या क्या अर्निंग कमाया, मेरे को ये पता चल गया। मेरे को क्या पता चल गया, मेरे इक्विटी वालों ने क्या क्या अर्निंग कमाया। ठीक है, इक्विटी वालों ने क्या क्या अर्निंग कमाया। अब चलो, अब ये दो डेटा यूज करके हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ले क्या? हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ले क्या? वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म जिसको कि हम लोग वीएफ बोलते हैं प्यार से, उसका क्या फॉर्मूला था? एक तो भैया था हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक हमारा था वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। हमें तो पहले भैया दो डेटा गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10%, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10%। तो भैया दोनों का फॉर्मूला यूज करके हम लोग 40 लाख का हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म। हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ गया भैया, 40 लाख आ गया। ठीक है, 40 लाख आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब भैया फिर से आपका 3 केस, फिर से 3 केस में आंसर निकालो। हमारा 3 ठो केस था ना। हमारे केस में भैया डेप्ट अलग अलग था ना। एक केस में हमारा डेप्ट कितना है, एक केस में हमारा डेप्ट कितना है बताओ तो? एक केस में भैया हमारा डेप्ट है 6 लाख, एक केस में 8 लाख, एक केस में 10 लाख, है ना। एक केस में हमारा डेप्ट है 6 लाख, हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था। एक केस में हमारा डेप्ट है 8 लाख, और भैया एक केस में हमारा डेप्ट है 10 लाख, 10 लाख, है ना। 3 ठो हमारा डेप्ट है भैया। 3 ठो डेप्ट कैसे हो गया? क्वेश्चन ही तो बोला था, एक डेप्ट है 30%, एक डेप्ट है 40%, एक डेप्ट है 50%। भैया फिर से फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। भैया फर्म का वैल्यू क्या हमने अभी अभी कैलकुलेट किया? क्या फर्म का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया? भैया 40 लाख था हमारे फर्म का वैल्यू। हमारे फर्म का वैल्यू कितना था? 40 लाख। ठीक है भैया, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमें नहीं पता, लेकिन भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें 6 लाख का पता है। वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें 6 लाख का पता है, तो क्या भैया हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे? भैया 34 लाख। किस किस को मेरा इतना बात क्लियर है? क्लियर है? इसमें फिर आओ, वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। भैया वैल्यू ऑफ फर्म मेरे को पता है 40 लाख का, अभी अभी हमने निकाला। भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें नहीं पता, लेकिन भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें 8 लाख का पता है। तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरा कितना आ गया भैया? 32 लाख। सेम इस केस में आओ, वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। 40 लाख का हमारा फर्म का वैल्यू है भैया। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें नहीं पता, लेकिन वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें 10 लाख का गिवन है। तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा कितना आ गया? 30 लाख। ठीक है, तीनों ही केस में हमने क्या निकाल लिया? हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। क्वेश्चन हमें क्या निकालने बोल रहा था? क्वेश्चन हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हम लोग निकाल लिए, हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आराम से निकाल लिए। 34 लाख, 32 लाख, 30 लाख। अब भैया हम लोग का एक और फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है 34 लाख का। भैया हमें अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग गिवन है ना। पहला केस में अर्निंग कितना था? 370। पहले केस में 370 का अर्निंग था, होल डिवाइडेड बाई क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग नहीं निकाल लेंगे। इस केस में आओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला था? अर्निंग अवेलेबल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है 32 लाख का। भैया क्या हमें अर्निंग गिवन है? अर्निंग इस केस में अर्निंग कितना हुआ? अर्निंग कितना हुआ भैया? 360 का अर्निंग हुआ। इस केस में 360 का अर्निंग हुआ, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा निकल जाएगा। एंड द थर्ड केस में आओ, अर्निंग डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया वैल्यू हमें गिवन है 30 लाख का वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या अर्निंग हमने कैलकुलेट किया था ऊपर में? और अर्निंग भैया इस केस में अर्निंग है मेरा 3.5 लाख, 3.5 लाख का अर्निंग है, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बस निकाल लेंगे अब हम लोग, सॉल्व करो।
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाई 34 लैक्स, इनटू में 100 कर देना, तो आपका क्या परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, पहले केस में आया मेरा 10.88%, सेकेंड केस में आओ 360, मैं 360 को ऊपर ही रहने दे रहा हूं, बस मैंने क्या किया, के ई को यहां ले गया और 32 को इसके नीचे ले गया, इनटू 100 कर देना, तो आपका क्या आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। $11.25%। $3,50,000 होल डिवाइडेड बाई 30 लैक्स, कितना हो गया 11.66%। तो देख लो तीनों ही केस में हमारा आ गया, एक में आया हमारा 10.88%, एक में आया 11.25%, एक में आया 11.66%। देख लो आंसर, देख लो, समझ आया। कुछ नहीं किया भैया हमने, तो कुछ नया फॉर्मूला हमने यूज भी नहीं किया, बस हमने जो सीखा था हमने उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। समझे, एग्जाम में आएगा तो आराम से 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे सकता है। समझो सबसे पहले क्या किया, हमें ये डेटा गिवन था, पहले डेटा गिवन कर लो, फिर आप लोग एनालाइज करो आपको निकालने क्या बोल रहा है। आपको भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने बोल रहा है, आपको क्या निकालने बोल रहा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी। भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल पाएंगे कब, जब मेरे पास दो चीज हो, क्या हो, एक तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो, एक तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो। ठीक है भैया, मेरे को अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी तो मेरे पास था नहीं, लेकिन भैया निकल सकता है। आपको ईबीआईटी गिवन है, आपको डेप्ट वगैरह गिवन है, तो आप इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करके आप अर्निंग निकाल सकते हो। हमने अर्निंग तो निकाल लिया, अब भैया हम लोग क्या बोले, अर्निंग तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो नहीं है, तो भैया क्या करें, वैल्यू ऑफ इक्विटी का, हाँ भैया एक और फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, था कि नहीं, था कि नहीं भैया। सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म का वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिए दोनों को यूज करके, उसके बाद भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें गिवन था, तो हम लोग इनडायरेक्टली वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लिए। देख लो, देख लो, एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मैंने बोला था ना, फॉर्मूला सब में सेम ही है, सब में फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ वहाँ आप लोगों को घुमा के दिखेगा, यहाँ वहाँ आपको घुमा के देखना होगा। और ये हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखो, इतना अलग से आपको फॉर्मूला करने का जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला से जब हमारा सब आंसर निकल जा रहा है तो हम लोग क्यों अलग से फॉर्मूला यूज करें बताओ। हाँ ठीक है, बाकी करते हैं इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर है हमारा 592। ठीक है, आओ बोला एम्पल लिमिटेड का ईबीआईटी है 5 लाख रुपया, बहुत अच्छी बात है, ईबीआईटी हमें गिवन है 5 लाख का। आगे बोला फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%, भैया केडी हमें देके रखा है 10% का, और भी अच्छी बात है। आगे बोल रहा है करेंटली फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेप्ट, भैया एक तरीके से हमें वैल्यू ऑफ डेप्ट देके रखा है 15 लाख रुपया, एक तरीके से हमें क्या देके रखा है, वैल्यू ऑफ डेप्ट देके रखा है कि करेंटली में मेरी कंपनी के पास 15 लाख का डेप्ट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, ठीक है 15%। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, भैया हम लोग तो आराम से निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नहीं निकल जाएगा। लो ईबीआईटी हमें कितने का गिवन है 5 लाख, भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, आराम से निकल जाएगा। ईबीआईटी वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का दो फॉर्मूला था, एक में था वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15%, भी आराम से निकल गया 33,33,333.33 अप्रोक्स में आंसर
ठीक है, अप्रोक्स में आंसर 33,33,333 आराम से निकल गया। वैल्यू ऑफ फर्म तो भैया हमारा आराम से निकल गया। सेकंड थिंग हमें क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। सेकंड थिंग हमें क्या बोलता है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप बता दो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो। तो भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला था, हाँ, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने बोला गया, मेरे को क्या निकालने बोला गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो भैया सबसे पहले मेरे को इक्विटी वाले का अर्निंग पता करना पड़ेगा, इक्विटी वाले का अर्निंग पता करना पड़ेगा कि नहीं, चलो कर लेते हैं। मेरे केस में ईबीआईटी कितने का है, ईबीआईटी कितने का है भैया, हमारे केस में ईबीआईटी है, हमारे केस में ईबीआईटी है 5 लाख का, 5 लाख का। उसमें से आप इंटरेस्ट कितना पेमेंट करते हो, उसमें से आप इंटरेस्ट कितना पेमेंट करते हो, है ना, इंटरेस्ट आप कितना पेमेंट करते हो, 5 लाख का आपने, आपके पास ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भैया 15 लाख का आपके पास डेप्ट है, उसमें 10% का इंटरेस्ट, 1.5 लाख का आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो कि नहीं। और भैया मेरे केस में कोई टैक्स वगैरह है नहीं, वरना हम लोग वो भी माइनस करते हैं। तो फाइनली मेरा इक्विटी वाले का अर्निंग कितना आ गया, 350, 3,50,000 मेरे इक्विटी वाले का अर्निंग आ गया। कौन कौन मेरे बातों से क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं भैया। चलो इक्विटी वाले का हमने अर्निंग तो पता कर लिया, इक्विटी वाले का हमने अर्निंग तो पता कर लिया। भैया वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। भैया फर्म का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 33,33,333। भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें नहीं पता, लेकिन भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें पता है। वैल्यू ऑफ डेप्ट हमारा 15 लाख का था कि नहीं। लो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकल गया, पंद्रह लाख कितना हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आया मेरा 18,33,333। लो सब तो हमारा निकल गया। हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है 18,33,333, हमें अर्निंग पता है 3,50,000 का। तो भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना कोई हमारे लिए बड़ा बात तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना कोई हमारे लिए बड़ा बात है नहीं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला हो गया, 350 होल डिवाइडेड बाई 18,33,333 इंटू में 100 कर दोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। कितना हो गया, 19.09%, 19.09% आ गया कि नहीं। ठीक है, देख लो कितना कॉम्प्लेक्स तरीका से किया गया, एकदम जरूरत नहीं है हम लोग का, एकदम बड़ा सिंपल तरीका से हमने आंसर निकाल लिया, बड़ा सिंपल तरीका से निकाल लिया, समझे। ऐसा सम आराम से आपसे एग्जाम में 5 नंबर का दे सकता है। और एक बार अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप इधर उधर घूमते रह जाओगे। देख लो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देख लो 23 मिनट्स हुआ और हमने आराम से कर लिया। तो एग्जाम में इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आपका एफएम में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एफएम आपको एग्जाम में थोड़ा ईजी पड़ेगा, एफएम आपको एग्जाम में थोड़ा ईजी पड़ेगा। आओ इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर हमारा कितना है, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 593। बोलता है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। लाइन क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग एक एक लाइन को समझते हुए चलते हैं। बोलता है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आइडेंटिकल, दोनों सेम ही है, दोनों हर तरीके से सेम ही है, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में दोनों सेम नहीं है। अच्छा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों सेम है, बाद बाकी हर चीज में वो सेम है, कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में दोनों सेम नहीं है। ठीक है, लाइन को मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लग रहा है। आगे बोलता है ए लिमिटेड के पास 50% डेप्ट है एंड 50% इक्विटी है, वेयरएज बी लिमिटेड के पास 20% डेप्ट है, 80% इक्विटी है। ठीक है, बोला ए लिमिटेड के पास पता है क्या, ए लिमिटेड के पास डेप्ट कितना और इक्विटी कितना है। बोला ए लिमिटेड के पास 50% डेप्ट है, 50% इक्विटी है, 50% डेप्ट है और 50% इक्विटी है। वेयर एज जो हमारा बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के पास 20% डेप्ट है
एंड 80% इक्विटी है ना। पहला लाइन तो हमें यही समझाने की कोशिश किया कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड सेम है, दोनों आइडेंटिकल है हर चीज में, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों सेम नहीं है। देखो ना, ये अपने कैपिटल बेस में डेप्ट और इक्विटी बराबर रखे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग डेप्ट बहुत कम रखें, हम लोग ज्यादा इक्विटी रखें। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल परसेंटेजेस आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, ठीक है। द बोरोइंग रेट फॉर बोथ कंपनी इज 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड। बड़ा दोनों ही केस में मतलब वो क्या है, हमारा बोरोइंग परसेंटेज क्या है, हमारा बोरोइंग परसेंटेज क्या है, बोरोइंग रेट कहने का क्या मतलब है, बोरोइंग रेट कहने का क्या मतलब है कि केडी जो हम लोग बोरो करते हैं ना, जो हम लोग कर्जा लेते हैं उसके बदले में हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, एक तरीके से भैया इसको कॉस्ट ऑफ डेट भी बोल सकते हैं। दोनों में क्या भैया 8%, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट, ठीक है। ये भैया अभी तक हमें ये डेटा दिया। आगे बोलता है इफ यू ओन 2% ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, अगर आप ए लिमिटेड का 2% शेयर खरीद लेते हो, हाँ अगर आप ए लिमिटेड का 2% अगर आप शेयर खरीद लेते हो, ठीक है, ए लिमिटेड का अगर आप 2% शेयर खरीद लेते हो, डिटरमाइन योर रिटर्न इफ कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम। भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या भैया, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग ईबीआईटी बोल सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग ईबीआईटी बोल सकते हैं क्या, ठीक है। ए नंबर में आओ, डेटा देके रखा है भैया, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग ईबीआईटी बोल सकते हैं क्या। ईबीआईटी हमारे पास कितना है 360 का, एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दैट मींस केओ हमें देके रखा है 18% का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बोल क्या रहा है, इफ यू ओन 2% शेयर ऑफ ए लिमिटेड, अगर मैं ए लिमिटेड का शेयर खरीद के रखा हूं तो भैया एक बात बताओ, ये दोनों डेटा से तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईबीआईटी कितना है भैया 360 का, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना भैया 18% का। निकालो सबसे पहले 20 लाख, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया भैया 20 लाख, मेरा फर्म का वैल्यू कितना आ गया भैया 20 लाख, मेरा फर्म का वैल्यू कितना आ गया 20 लाख। अब भैया मेरे फर्म का वैल्यू 20 लाख और मैं शेयर कौन से कंपनी में खरीद के रखा हूं, मैं तो ए लिमिटेड में खरीद के रखा हूं। भैया ए लिमिटेड को 50% डेप्ट रखता है, 50% इक्विटी रखता है। ए लिमिटेड तो भैया 50% डेप्ट रखता है, 50% इक्विटी रखता है ना। ए लिमिटेड का क्या है कि वो 50% डेप्ट रखेगा, 50% इक्विटी रखेगा, क्योंकि भैया हमारा जो वैल्यू आया उसमें से 50% डेप्ट है और 50% इक्विटी है। एग्री करते हो कि नहीं? दैट मीन्स भैया 10 लाख का डेप्ट है और 10 लाख का इक्विटी है। कौन कौन मेरे बात से यहाँ तक एग्री करता है? कौन कौन मेरे बात से एग्री करता है ये बताओ, कौन कौन मेरे बात से एग्री करता है कि नहीं? हाँ यहाँ ठीक है। हमें क्या बोलता है, इफ यू ओन, अगर आप 2% शेयर अगर आप ए लिमिटेड का खरीद के रखे हो, अगर आप ए लिमिटेड का सिर्फ और सिर्फ 2% शेयर खरीद के रखे हो, तो आप डिटरमाइन योर रिटर्न, आप अपना रिटर्न पता करो, अपना रिटर्न पता करो कि कंपनी से आपको कितना फायदा हुआ, आप अपना रिटर्न पता करो। ठीक है, अपना रिटर्न पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपनी ने पूरा कितना प्रॉफिट कमाया, ईबीआईटी कितना था, मेरे कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था। तो भैया मेरे कंपनी का ईबीआईटी था 3,60,000, मेरी कंपनी का ईबीआईटी था 3,60,000। क्या 3,60 में हमने कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करा होगा? हमने कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट कंडक्ट करा होगा, क्योंकि ए लिमिटेड तो 50% डेप्ट रखता है, 50% इक्विटी है। भैया इंटरेस्ट का कितना पेमेंट किया होगा? देखो 10 लाख का मेरे पास डेप्ट है कि नहीं? 10 लाख का डेप्ट है और उसमें मैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट करता हूँ भैया? 8% का इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ। इंटरेस्ट कितने का पेमेंट करता हूँ? 8% का। ऊपर में इंफॉर्मेशन गिवन था, 8% यहाँ गिवन था ना, बोथ कंपनी इज 8% बोरोइंग रेट। तो भैया मैं इंटरेस्ट कितने का पेमेंट कर रहा हूँ? मैं 80,000 का मैंने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। फाइनल में मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलो, जो बोलना है बोलो, क्योंकि मेरा टैक्स है नहीं। मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 240। मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? सॉरी भैया 360 में 80 गया तो 280 बचा। मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना हो गया भैया? 280 का हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब मेरा बात सुनो, आपसे क्या पूछ रहा है?
अगर आप 2% शेयर रखते हो तो आप अपना रिटर्न बताओ। ये जो 280 मेरी कंपनी कमाई, ये तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है ना। मैं तो 2% शेयर रखता हूं, है ना, मैं तो 2% शेयर रखता हूं, तो देयरफॉर मेरा रिटर्न कितना हो गया, 280 का 2%। 280 तो मेरी पूरी शेयर होल्डर लोगों ने मिलकर कमाया, मैं तो 2% खाली रखता हूं, तो 2,80,000 का 2% कितना होता है, 5,600। मेरा रिटर्न कितना हो गया, 5,600। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, सबसे पहले देखो ऊपर में जो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन गिवन था वो ठीक है। हमें क्या बोलता है, फिर हमें क्या डिटेल देके रखा है, ए नंबर में हमें पूरा ईबीआईटी दे दिया और हमें केओ दे दिया। तो भैया ये हमारा नॉर्मल बात है कि ईबीआईटी और केओ दे दिया तो हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया। हमारा वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख का था। हमें बोल रहा है कि आप शेयर खरीद के रखे हो ए लिमिटेड में, तो भैया ए लिमिटेड तो 50% डेप्ट है, 50% इक्विटी है, तो 20 लाख का अगर मेरा फर्म का वैल्यू है तो 10 लाख का डेप्ट, 10 लाख का इक्विटी। ठीक है, अब आपको क्या बोलता है कि आप अपना रिटर्न पता करो, अपना, कि आपने खुद कितना कमाया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने नहीं बोल रहा, आपने खुद कितना कमाया। आप तो 2% शेयर खरीदते हो ना, तो आपने कितना कमाया। हम लोग देखें, ठीक है, सबसे पहले आप पूरी कंपनी का तो अर्निंग निकालो। तो पूरी कंपनी का ईबीआईटी इतना था, मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, पूरा कंपनी का अर्निंग कितना रुपया है, पूरा कंपनी का अर्निंग कितना रुपया। अब ये तो मेरा पूरा कंपनी का अर्निंग है, लेकिन मैं तो 2% ही शेयर होल्ड करके रखता हूं, तो मेरा अर्निंग 5,600 हो गया, मेरा अर्निंग 5,600 हो गया, है ना। ये जो हम लोग निकाले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये तो पूरी कंपनी का है। मेरी कंपनी में पूरे इक्विटी शेयर होल्डर जो है सब लोगों ने मिलकर 280 कमाया, लेकिन मेरा हिस्सा तो 2% का है, तो मैंने अपना अर्निंग निकाल लिया। देख लो, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। आगे आओ, आगे हमें क्या बोलता है, आगे हमें क्या बोलता है, हाँ, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या बोलता है, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। जब भी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोलेगा, दैट मीन्स ये हम एज अ होल देखेंगे कि मेरी कंपनी ने कितना अर्निंग कमाया इक्विटी वालों के लिए, मेरी कंपनी ने इक्विटी वालों के लिए कितना अर्निंग कमाया, और डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी मेरी कंपनी में कितना था, बस। तो देखो, ये कोई फॉर्मूला याद भी मत रखो, मेरी कंपनी ने इक्विटी वालों के लिए कमाया 280 होल डिवाइडेड बाई मेरी कंपनी में टोटल इक्विटी कितने की थी, मेरी कंपनी में टोटल 10 लाख की इक्विटी थी, 10 लाख की इक्विटी थी, तो मेरी कंपनी कितना कमाती है, 280 होल डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100 कर दो, 28%। हमें देख के पता चला कि मेरी कंपनी ने पूरी इक्विटी वालों के लिए 28% का रुपया कमाया। मेरी कंपनी ने इक्विटी वालों के लिए कितना कमाया, 28% का रुपया कमाया। समझ आया, मेरी कंपनी कमाती है 280, टोटल इक्विटी है मेरे पास 10 लाख, 28% का मेरी कंपनी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मेरी कंपनी ने टोटल रिटर्न कितना दिया, 28% का। समझ आया, इतना बताओ, समझ आया, ठीक है। बी नंबर में क्या बोलता है, बी लिमिटेड है सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज ए लिमिटेड। ए नंबर समझ आया सबको, ए नंबर समझ आया, बताओ। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न समझ आ गया, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप कितना रुपया कमाते हो डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल इक्विटी कितना था। और बी नंबर में हमें क्या बोलता है, बी लिमिटेड का सेम ऑपरेटिंग इनकम एज ए लिमिटेड, तो ईबीआईटी हमारा सेम है। ए लिमिटेड का ईबीआईटी कितना था भैया, 360, तो बी लिमिटेड का भी ईबीआईटी कितना, 360। हालांकि ऊपर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल, दोनों सेम ही है, तो दोनों का ईबीआईटी भी सेम होगा, बस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, ऐसा मेंशन था। तो हमें क्या बोलता है, डिटरमाइन इम्प्लाइड रिटर्न इक्विटी रिटर्न ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, हमें क्या बोलता है कि बी लिमिटेड का आप निकालो, आप बी लिमिटेड का निकालो, क्या निकालो, आप बी लिमिटेड का निकालो। ठीक है, हमें इसमें क्या बोलता है कि आप बी लिमिटेड का निकाल लो कि बी लिमिटेड का कितना इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न है, कि बी लिमिटेड का हमारा कितना इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हमें इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें तो ऐसे बाइफर्केशन चाहिए होगा कि हमारे पास कितना डेप्ट है, कितना इक्विटी है, फिर तो हम लोग ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। तो भैया मैं एक बात बोलूं, हमें ऊपर में मेंशन था कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल, ए लिमिटेड आर एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल,
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आइडेंटिकल है, तो अगर मेरा ए लिमिटेड का 20 लाख का फर्म का वैल्यू है तो मेरा बी लिमिटेड का भी फर्म का वैल्यू 20 लाख ही होगा, मेरे बी लिमिटेड का भी फर्म का वैल्यू 20 लाख ही होगा। मेरा ए लिमिटेड का फर्म का वैल्यू अगर 20 लाख आया तो मेरे बी लिमिटेड का भी वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा, 20 लाख, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। हाँ, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसमें 50 और 50% था, लेकिन मेरा इसमें बी लिमिटेड में मेरा 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है, ऐसा है ना, और 80% इक्विटी है, बस दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, बात बाकी सब तो सेम ही है। आप बोलोगे भैया वैल्यू ऑफ फर्म आप अपने आप से 20 लाख बैठा दिए, मैं अपने आप से नहीं बैठाया, ऊपर में मेंशन था कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आइडेंटिकल, दोनों सेम है, तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। अब आप बताओ मेरी कंपनी में ईबीआईटी कितना, मेरी कंपनी में ईबीआईटी कितना, ईबीआईटी है मेरा 360 का, 360 में से आप कितना का इंटरेस्ट पेमेंट, आप कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे, इंटरेस्ट कितना का पेमेंट करोगे भैया, एक बात देखो, आपका फर्म का वैल्यू था 20 लैक्स, 20 लैक्स में से 20% का डेप्ट में, दैट मीन्स 4 लाख का आपके पास डेप्ट है, और आपके पास 16 लैक्स का आपके पास इक्विटी है, यही कहना चाह रहे हो। हाँ चलो, आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, कितने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया भैया, 4 लाख का आपके पास डेप्ट है, और 4 लाख में आपका इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था भैया, 8% था ना कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ऊपर में मेंशन था। 4 लाख में अगर आप 8% का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो आपने टोटल कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करा, 32,000 का आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। फाइनली आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, क्योंकि भैया आपके पास कोई टैक्स वगैरह तो है नहीं, 360 में से आपने 32,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया भैया, आपका 3,28,000 का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी, कि इक्विटी वालों का इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी। तो भैया मैंने आपको इसका क्या बताया था कि मेरे इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग होता है, मेरे इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग होता है डिवाइडेड बाई मेरी कंपनी में कितना रुपया का इक्विटी शेयर है, इनटू में 100 है ना, कितना हो गया भैया, 20.5% आया मेरा, इस केस में कितना आया भैया 20.5%, मेरा इसमें कितना आ गया भैया 20.5%, समझे। और भैया मेरे फर्स्ट केस में कितना आया था 28%, मेरा सेकंड केस में क्या आया था 20.5%, है ना भैया। ऐसा क्यों, दोनों तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म दोनों का सेम था, मेरा फर्म का वैल्यू इसमें भी 20 लाख था, मेरा फर्म का वैल्यू ऊपर वाले केस में भी 20 लाख था, मेरा ईबीआईटी इसमें भी 360 है और ईबीआईटी मेरा उसमें भी 360 है। तो भैया हमसे बस खाली कारण पूछना चाह रहा है, हमसे बस खाली कारण पूछना चाह रहा है, एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम ए लिमिटेड। आप एनालाइज करके एक थ्योरेटिकल आंसर दे दो कि ये ए लिमिटेड से क्यों अलग है, ऐसा क्यों हुआ, मेरा दोनों केस में ईबीआईटी सेम है, मेरा दोनों केस में फर्म का वैल्यू सेम है, तो फिर भैया मेरा बी लिमिटेड का रिटर्न कम क्यों आया, मेरा बी लिमिटेड का रिटर्न कम क्यों आया, समझे, मेरा बी लिमिटेड का रिटर्न कम क्यों आया, क्योंकि भाई मेरा बात सुनो, आपको पता है एक फाइनेंस मैनेजर क्या करना चाहता है, वो फर्म में ज्यादा डेप्ट रखना चाहता है कि ज्यादा इक्विटी रखना चाहता है। भैया आपके केस में कौन सा सस्ता है, देखो आपको रुपया दोनों ही सोर्स से मिलेंगे, आप इक्विटी शेयर भी इशू करेंगे तो आपको रुपया मिलेगा, आप डेप्ट शेयर भी आप इशू करोगे तो आपको रुपया मिलेगा, लेकिन पता है चीपर क्या होता है, चीपर आपका डेप्ट होता है, इक्विटी आपका चीपर नहीं होता। आप लोग भैया डेप्ट वाले को तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, फिर भी ये चीपर है, इक्विटी वालों को तो आप ओनरशिप दे रहे हो, ओनरशिप चीपर नहीं होता, ओनरशिप इज कॉस्टली, डेप्ट हमारा चीपर होता है। जिस कंपनी में ज्यादा डेप्ट है उस कंपनी के इक्विटी वाले राज करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जिस कंपनी में डेप्ट बहुत कम है, मतलब आपके कंपनी में इक्विटी ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम होगा वो लोग को, समझ आ रहा है। जिस कंपनी में डेप्ट ज्यादा है मतलब इक्विटी कम है मतलब प्रॉफिट वो लोग को ज्यादा मिलेगा, समझे। ए लिमिटेड का हाल देखो, ए लिमिटेड में डेप्ट ज्यादा है, डेप्ट ज्यादा होने के कारण हमारे इक्विटी वालों को रिटर्न कितना अच्छा मिला। बी लिमिटेड का हाल देखो, बी लिमिटेड के पास डेप्ट बहुत कम है, इसके कारण मेरे इक्विटी वालों को रिटर्न नहीं मिला। वैसे भी रिटर्न कहाँ से मिलेगा, समझो ना, बात समझो। ये एक पिज्जा का स्लाइस है ना, पिज्जा का स्लाइस है। मेरे पास 10 का कैपिटल है, 10 में से मेरा 4 का कर्जा है और 6 का इक्विटी है, तो भैया फाइनल जो भी मेरा प्रॉफिट बटेगा वो मेरे को 6 में बांटना होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन भैया अगर मैं कर्जा रख लूँ 6 का
इक्विटी रख लूँ 4 का, तो मेरा जो भी पिज्जा बचा मेरे को 4 में ही बांटना पड़ेगा, 6 में नहीं बांटना पड़ेगा। इसीलिए समझे, जितना ज्यादा डेप्ट उतना आपके इक्विटी वालों का प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हिस्सा कम लोगों में बांटना पड़ रहा है ना। जबकि ऊपर में देखो पूरा हिस्सा, पूरा ऊपर में पूरा हिस्सा आपको 10 लाख में ही बांटना था, नीचे वाले में पूरा हिस्सा आपको 16 लाख में बांटना है। समझ आया? तो यही एक अंतर हो जाता है। तो हमारा देखो थियोरेटिकल, क्यों ये ए लिमिटेड से डिफर, हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज लोअर देन ए लिमिटेड बिकॉज बी लिमिटेड यूज लेस डेप्ट, बिकॉज बी लिमिटेड के पास डेप्ट बहुत कम है कैपिटल स्ट्रक्चर में। एज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन इट इज अ लाइनियर फंक्शन ऑफ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, आगे छोड़ो, आप इसको मत करो, बस आप इतना लिख देना थोड़ा कि डेप्ट फंड हमारा चीपर होता है ना। ए लिमिटेड थोड़ा डेप्ट फंड भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंप्लॉयड करके रखा है, जबकि बी लिमिटेड डेप्ट बहुत कम इंप्लॉयड करके रखा है, इसीलिए बी लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम आया। ठीक है, एज कंपेयर टू ए लिमिटेड। भले ही दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म सेम था, भले ही दोनों का ईवीआईटी सेम था। ठीक है, ठीक है। तो देख लो, हमने 3 सम्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, अब हम लोग का क्या ड्यूटी है कि भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम अप्रोच को, हमारा सबसे पहला क्या था भैया, नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद क्या था भैया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। हम लोग ये दोनों अप्रोच को एक बार सीख ले। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये दोनों सीख लिया ना, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, ये चैप्टर में हमारा 2 चीज है, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक है लेवरेज। मैं अभी लेवरेज में नहीं आ रहा हूँ, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के पोर्शन में आ रहा हूँ। ये 2 फॉर्मूला अभी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया ना। कैपिटल स्ट्रक्चर आपने 70% सीख लिया, ये समझ लो, और कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, 70% आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। बस अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसका दोनों एक बार थ्योरी समझ ले रहे हैं कि भैया दोनों डिफरेंस कैसे है, क्योंकि दोनों में आपने अलग अलग फॉर्मूला तो नहीं कराया, दोनों में आपने एक ही फॉर्मूला से आपने दोनों अप्रोच करा दिया। तो भैया ये दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो एक बार वो डिस्कस कर लेते, फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। लोगों ने क्या कर लिया, अभी तक हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का 4 थ्योरी है, 4 में 2 थ्योरीज हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए। और भैया जो हम लोग दोनों थ्योरी किए, दोनों थ्योरी का क्या कुछ अलग अलग फॉर्मूला नहीं भैया, एक ही फॉर्मूला से बन तो दोनों जा रहा है। अभी आप एक बार ये बता देते कि नहीं दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग को पता चल जाता। ठीक है, तो हम लोग को क्या करता भैया, पता चल जाता। मेरा बात सुनो, हम लोग का सबसे पहला भैया नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम में, तो दैट मीन्स हम लोग अपना ईबीआईटी का बात कर रहे हैं। और भैया जब हम लोग बात कर रहे हैं नेट इनकम अप्रोच में, तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये तो इतना तो समझ आ रहा है ना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ नेट इनकम अप्रोच, तो कौन सा नेट इनकम भैया होता है, पूरा खर्चा करने के बाद इक्विटी वालों के लिए क्या बचा वो होता है नेट इनकम। अब भैया जब हम लोग बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो उसका मतलब हम लोग ईबीआईटी के लिए बात कर रहे होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग नेट इनकम अप्रोच पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, नेट इनकम अप्रोच। अभी तक तो भैया सम्स तो बहुत अच्छे से कर लिए, एक बार बस खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये अप्रोच क्या बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म का वैल्यू में बहुत रिलेशनशिप है, एंड देयरफॉर फर्म कैन अफेक्ट इट वैल्यू, और बोला है कि फर्म के वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेट प्रोपोर्शन। बोला आप अपना डेप्ट का प्रोपोर्शन कम करोगे कि बढ़ाओगे, तो आपका फर्म का वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भैया, क्योंकि सुनो हमारा है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच मतलब आप इक्विटी वाले को कितना रुपया दे रहे हो, इक्विटी वालों के लिए क्या अर्निंग बचा है, वो वाला बात कर रहा है। अब अगर आप अपना डेप्ट बढ़ा दोगे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट कर दिए तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी थोड़ा तो हिलेगा, है ना। सिमिलरली आप डेप्ट कम रखे हो तो आपको इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ा, तो आपका इक्विटी वाले का अर्निंग ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, नेट इनकम अप्रोच मतलब जो हमारे इक्विटी वाले का अर्निंग बचा हुआ है, अब उसमें अगर आप डेप्ट को छेड़छाड़ करोगे तो आपका अल्टीमेट में फर्म का वैल्यू अफेक्ट होगा कि नहीं, होगा ही भैया। यही तो बात ये समझाना चाह रहा है कि नेट इनकम अप्रोच में क्या बोलना चाह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म के वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड फर्म का वैल्यू अफेक्ट करेगा अगर आप अपना डेप्ट का पोर्शन को हिलाओगे तो इन द ओवरऑल फाइनल मिक्स। ठीक है, लेकिन नेट इनकम अप्रोच कुछ एज्यूम लेके चलता है, क्या एजम्पशन लेके चलता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगा। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है कि आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगा। बाकी बोलता है बोथ कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट। बोलता है आपका जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप डेप्ट कितना ही बढ़ा लो और कम कर लो लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा।
आप इक्विटी कितना ही बढ़ा लो या कम कर लो कांस्टेंट रहेगा। बस ये दो चीज याद रखो, बस ये दो चीज याद रखो। सबसे पहला भैया ये थ्योरी में हम लोग को क्या याद रखना है कि नेट इनकम अप्रोच हमें ये बोला कि नेट इनकम अप्रोच मतलब तो भैया जो इक्विटी वाले का अर्निंग होता है वो वाला बात कर रहा है। वो क्या बोलता है, अगर आप अपना डेप्ट का प्रोपोर्शन ऊपर नीचे कुछ भी हिलाओगे तो आपका अल्टीमेट फर्म का वैल्यू अफेक्ट होगा। हम लोग बोले होगा तो सही, क्योंकि भैया अगर आप डेप्ट अगर आप बढ़ा लिए तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट कर दोगे तो इक्विटी वाले का अर्निंग कम बचेगा, अल्टीमेट में अफेक्ट तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। फिर मैंने आपको क्या बोला भैया, क्या बोला, हाँ तो अफेक्ट तो पड़ेगा, ये हमें थ्योरी बता दिया। आगे क्या बोलता है, जो नेट इनकम अप्रोच है कुछ एज्यूम्पशन लेके चलता है क्या कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो रहेगा, आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगा। सेकंड, दोनों ही कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। आप जितना ही डेप्ट बढ़ा लो या घटा लो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट वही रहेगा, आप जितना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा लो या घटा लो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर ये सब कंडीशन फुलफिल करता है तो ये थ्योरी हमें प्रूफ करके बताता है, ये थ्योरी हमें प्रूफ करके बताता है कि अगर आप अपना डेप्ट को हिलाओगे तो आपका फर्म का वैल्यू चेंज होगा। और एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये देखो सिनेरियो ए सिनेरियो बी, क्या देखे रखा है, सिनेरियो ए सिनेरियो बी क्या देखे रखा है ये भैया, देखे रखा है इक्विटी। सिनेरियो ए में देखो ना कंपनी के पास 2 लाख का इक्विटी है, सिनेरियो बी में भी 2 लाख का ही चीज है लेकिन इक्विटी 1 लाख का है, डेप्ट 1 लाख का है ना। सिनेरियो ए में कंपनी के पास 2 लाख पूरा पूरी इक्विटी है, डेप्ट एकदम नहीं है। सिनेरियो बी में क्या हुआ, मेरा डेप्ट बढ़ गया इक्विटी कम हो गया। ठीक है, अच्छा बढ़ा या घटा कुछ भी हुआ लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट दोनों कांस्टेंट है, देखो चेंज नहीं हो रहा है ना। जबकि मेरा सिनेरियो ए में मेरा कोई डेप्ट नहीं था, सिनेरियो बी में मेरा डेप्ट था, फिर भी मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट चेंज नहीं हुआ। और सिनेरियो ए से सिनेरियो बी में मेरा इक्विटी कम हो गया, फिर भी मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम नहीं हुआ। ये थ्योरी तो हमें यही एज्यूम करने बोल रहा था। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या एज्यूम करने बोला था कि आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगा। देख लो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले, हम लोग ये थ्योरी में क्या पढ़े थे कि भैया फर्म का वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा, फर्म का वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा, फर्म का वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा अगर आप अपना डेप्ट को बढ़ाओगे या घटाओगे तो आओ सबसे पहले हम लोग सिनेरियो ए में फर्म का वैल्यू कैलकुलेट कर ले। हम लोग सिनेरियो ए में यहाँ फर्म का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम लोग यहाँ सिनेरियो बी में बी का फर्म का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दोनों का हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं रफली। ठीक है भैया, भैया वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला है मेरा, भैया दो फॉर्मूला है। सबसे पहला मेरा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, है ना भैया। वैल्यू ऑफ डेप्ट भैया मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट मेरे को पता है क्या, वैल्यू ऑफ डेप्ट मेरे को पता है, नहीं पता है तो पता कर लेंगे भैया, नहीं पता है तो कर लेंगे। कंपनी जितना रुपया, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल जाएगा। भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का हमारा क्या फॉर्मूला है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। देखो दोनों केस में क्या बोल रहा है कि मेरा इक्विटी अर्निंग पहला केस में 50,000 है, सेकंड में 42,000 है। पहला केस में 52,000 है, सेकंड 50,000 है, सेकंड केस में 42,000 है। मतलब ईबीआईटी का बात कर रहा है यहाँ, ईबीआईटी का डिटेल भी हमें दे दिया, ईबीआईटी है ना, सॉरी ईबीआईटी नहीं, इक्विटी अर्निंग बोल रहा है। इक्विटी अर्निंग मतलब इक्विटी वाले का अर्निंग पहला केस में 50,000 है, सेकंड केस में 42,000 है, हमें दे के रखा है। तो चलो भैया हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं। भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकालेगा, कंपनी का इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रही है। भैया पहले केस में तो कंपनी के पास कोई डेप्ट ही नहीं है, डेप्ट ही नहीं है तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी नहीं, जीरो। प्लस में कंपनी का अर्निंग क्या है, कंपनी का अर्निंग है 50,000, अर्निंग मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना भैया 12%। ठीक है, कितना होता है बताओ, फोर वन 4 16 666। सेकेंड केस में हो भैया वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी। भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेप्ट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट, कंपनी कितना रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, तो आप बोलोगे भैया मेरी कंपनी के पास डेप्ट है 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा 8%, 1 लाख का 8%, 8% कितना होता है भैया 8,000 का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा।
होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट, के डी कितना है, के डी कितना है भैया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है मेरा 8% का, प्लस में कंपनी का इक्विटी अर्निंग कितना है 42,000 का, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी कंपनी का कितना है भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% का है। बस सॉल्व करो, 42,000 बाई 12%, 3,50,000 भैया, 4,50,000 हो गया। ठीक है, तो देखो ये थ्योरी तो हमें यही बोल रहा था, ये थ्योरी तो हमें यही बोल रहा था कि आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो, प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों कांस्टेंट हो, तो उस केस में आपका अगर डेप्ट बढ़ेगा या घटेगा तो आपका फर्म का वैल्यू अफेक्ट होगा, आपका फर्म का वैल्यू अफेक्ट हो रहा होगा। और देखो हुआ नहीं क्या, इस केस में क्या था, इस केस में 0 रुपया डेप्ट था, और भैया इस केस में मेरा डेप्ट था, इस केस में मेरा डेप्ट था। तो भैया देखो अगर आपका डेप्ट बढ़ा ना तो आपको इक्विटी वाले ज़्यादा कमाए कि कम कमाए भैया, अल्टीमेट में आपका फर्म का वैल्यू बढ़ गया। मैंने भी आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया था, एक कंपनी के पास जितना ज़्यादा कर्जा उसका मतलब वो कंपनी के इक्विटी वाले का अर्निंग और ज़्यादा होगा, फर्म का वैल्यू अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता चीपर माना जाता है ना डेप्ट, है ना, आपको इंटरेस्ट ही तो पेमेंट करना है। और देख लो आपको प्रूफ भी हो गया कि फर्म का वैल्यू किस में ज़्यादा आया, फर्म का वैल्यू किस में ज़्यादा आया, जिस कंपनी में डेप्ट है कि जिस कंपनी में डेप्ट नहीं है। भैया जिस कंपनी में डेप्ट है उस कंपनी का फर्म का वैल्यू ज़्यादा आया। और भैया ये थ्योरी हमें प्रूव हो गया, नेट इनकम अप्रोच हमें प्रूव हो गया कि फर्म का वैल्यू आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका आपका आप डेप्ट का वैल्यू अगर ऊपर नीचे करोगे तो आपका फर्म का वैल्यू में अफेक्ट होगा। और देख लो हो गया सेम नहीं है हमारे फर्म का वैल्यू, देख लो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया भैया। सेकंड आते हैं हम लोग अपना नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। कौन सा आते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है भैया? ईबीआईटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है भैया? ईबीआईटी। हमेशा ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है भैया? ईबीआईटी। ऑपरेटिंग इनकम कहने का क्या मतलब है मेरा? ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भैया ईबीआईटी के बाद आप इंटरेस्ट पेमेंट का काम करते हो, ईबीआईटी के बाद आप टैक्स वगैरह देते हो, और ईबीआईटी से ही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ये सब निकलता है। दैट मीन्स भैया आप समझ पा रहे हो, ईबीआईटी मेरा वो पोजीशन है जहां तक मैंने अभी तक डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, मैंने इक्विटी वाले का अर्निंग नहीं पता किया, है ना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? ईबीआईटी वो वाला पोजीशन है जहां पर अभी तक आपने कोई भी डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, इक्विटी वाले का अर्निंग आपको नहीं पता। समझ लो, ईबीआईटी वो अप्रोच है। तो ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या बोलता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। बोलता है ये अपोजिट है। नेट इनकम अप्रोच क्या बोला था? हाँ, ये सब करने के बाद हमारा आएगा ना नेट इनकम। नेट इनकम अप्रोच हमें क्या बोला था कि डेप्ट अगर बढ़ाओगे कि कमाओगे तो आपका अल्टीमेट में फर्म का वैल्यू में अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डेप्ट बढ़ाओगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो ये हिलेगा, है ना। लेकिन बोला ये वाला जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये एकदम अपोजिट है। अपोजिट है मतलब बोलता है जितना ही बढ़ाना है घटा लो, आपका फर्म का वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईबीआईटी ये तो अभी ईबीआईटी वाला ही पोजीशन है ना। अभी तक तो हमने कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किया ही नहीं। आगे देखो ना, अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड अपॉन द नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट और ईबीआईटी एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वाला केस क्या बोलता है कि हम लोग का जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है ना, ईबीआईटी में डिपेंड करता है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिपेंड करता है। ठीक है, द फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। बोला इससे फर्म का वैल्यू कुछ अफेक्ट नहीं होता। अच्छा, कुछ एजम्पशन लेके चल रहा है। एजम्पशन क्या लेके चल रहा है? काम का पढ़ते हैं। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट। बोला के ओ हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज टेकन एज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। आओ ये वाला हम लोग देखते हैं। हम लोग फर्म का वैल्यू चेक करते हैं कि भैया क्या मेरा फर्म का वैल्यू अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें डेप्ट देके रखा है। देखो सिनेरियो में मेरी कंपनी के पास खाली इक्विटी है, सिनेरियो में मेरे पास कुछ इक्विटी है, कुछ डेप्ट भी है। अभी हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट देके रखा है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी देके रखा है। भैया ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब केओ देके रखा है, केओ केओ देके रखा है। भैया ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ से हम लोग अपना क्या निकाल लेंगे? फर्म का वैल्यू। फर्म का वैल्यू सिनेरियो ए सिनेरियो बी। ठीक है,
अच्छा, हमारा आंसर यहाँ तक ही है, मेरे को लग रहा है हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही आ गया आंसर है। चलो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही आ गया आंसर है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है। भैया ईबीआईटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग क्या निकालेंगे, फर्म का वैल्यू निकालेंगे कि नहीं, है ना। फर्म का वैल्यू का क्या फॉर्मूला, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। चलो निकालो। ईबीआईटी हमारे पास कितना 50,000 और कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 10%, 50,000 होल डिवाइडेड बाई 10%, मतलब भैया 5 लाख, 5 लाख। फर्म का वैल्यू कितना है भैया, 5 लाख आया, ठीक है। देखो ये थ्योरी आपको ही बोल रहा था कि इररिलेवेंट और ये फर्म का वैल्यू अफेक्ट नहीं करता, किया तो नहीं, अभी तक तो सेम ही है, अभी तक तो सेम ही है, फर्म का वैल्यू तो हमारा सेम ही है, ठीक है। आगे हम लोग को इधर क्या निकालना है, आगे हम लोग को क्या निकालना है, हाँ हम लोग को क्या निकालना है भैया, हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हम लोग अपना निकाल सकते हैं, ये बताओ। हाँ भैया, वैल्यू ऑफ फर्म का मेरा क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, है ना। भैया मेरे को फर्म का वैल्यू मेरा पता है 5 लाख का, भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे को नहीं पता, और फर्स्ट केस में तो मेरे पास डेप्ट ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट तो 0 आएगा। तो भैया इस केस में मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कितना आ गया, 5 लाख रुपया। इस केस में भैया मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कितना आ गया, 5 लाख रुपया। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड केस में आओ, वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला, एक और वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, ठीक है। अभी यार मेरा फर्म का वैल्यू कितना भैया, 5 लाख। भैया मेरे को वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता, लेकिन भैया मेरे को वैल्यू ऑफ डेप्ट तो पता है। देखो ना मेरे पास डेप्ट कितना है, 1 लाख रुपया, तो भैया ये 1 लाख रुपया आपका वैल्यू ऑफ डेप्ट है। अल्टीमेट में आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 4 लाख का। अल्टीमेट में आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 4 लाख का। देख लो वैल्यू ऑफ इक्विटी 4 लाख। तो आप बोलोगे भैया डिफरेंस तो हो गया, डिफरेंस नहीं हुआ। देखो आपका फर्म का वैल्यू कितना था, 5 लाख, अल्टीमेट में 5 लाख का हिसाब मिल गया। सेकंड केस में भी आपके फर्म का वैल्यू कितना था, 5 लाख, तो 5 लाख में 4 लाख इक्विटी, 1 लाख डेप्ट, अल्टीमेट है 5 लाख का तो हिसाब मैच कर ही रहा है। अल्टीमेट है 5 लाख का तो हिसाब मैच कर ही रहा है, ठीक है। बस देखो दोनों थ्योरी को लेके उतना लोड नहीं लेना, एकदम लोड नहीं लेना, बस ये बेसिक था, बस ये बेसिक था। थ्योरेटिकल तो हमसे पूछेगा नहीं, और जब हमसे सम्स पूछेगा हम लोग जो खाली वो 3-4 फॉर्मूला किए थे, वो 3-4 फॉर्मूला के बेस में ही सब सम्स बन जाएगा। मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया। अलग से सीए का बुक आपको सॉल्व करके एकदम फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सम्स दिए हैं सब सीए इंस्टीट्यूट का ही बुक है, और सब मैं आपको हाथ से ही करा रहा हूँ। जहाँ पर सीए बुक का सम्स का जरूरत पड़ेगा मैं आप लोग को आगे से करा दूंगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस खाली समझाने के लिए था कि नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, मेरा फर्म का वैल्यू में अफेक्ट पड़ता है, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में मेरा फर्म का वैल्यू अफेक्ट नहीं करता, वो दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ तक क्लास करो, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन खत्म करा दूं। इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक हमें कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एक है भैया हमारा लिवरेज। आज का क्लास अगर आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिए तो आप लोग समझ लो 70-80% आप लोग कंप्लीट कर चुके। बस अगले दिन आके हम लोग को छोटा जनरल टॉपिक्स खत्म करना है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं, आज तो दूसरा क्लास है, फिर भी हमें 3-4 क्लास लगेगा लिवरेज खत्म करने का। टारगेट रखते हैं दिवाली तक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय। तो आज के लिए क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, छोटा सा क्लास है, अच्छे से बढ़िए, बाय बाय, ठीक है।